हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉल ऑप्शन किस तरह वर्क करते हैं और ये कॉल ऑप्शन क्या होते हैं। तो कॉल ऑप्शन बेसिकली एक टाइप है डेरिवेटिव की। अब डेरिवेटिव जिनको नहीं पता क्या होते हैं तो वो सुन लें कि डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू ड्राइव होती है अंडर एक कोई भी अंडरलाइनिंग एसेट से। ठीक है, यानी कि जब उस एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उस डेरिवेटिव की भी वैल्यू बढ़ती है। अब डेरिवेटिव काफ़ी तरह के होते हैं, कम्युनिटी डेरिवेटिव होते हैं, स्टॉक्स डेरिवेटिव होते हैं। तो अब जैसे किसी अगर स्टॉक डेरिवेटिव है तो अगर किसी स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो उस डेरिवेटिव की भी वैल्यू बढ़ेगी। अब इसका वाइस वर्सा, अगर उस स्टॉक की वैल्यू घटती है तो उस डेरिवेटिव की भी वैल्यू घटेगी। ठीक है। अब ये डेरिवेटिव जो के है वो काफ़ी अलग ही टॉपिक है, पूरा डिफरेंट टॉपिक है। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम कॉल ऑप्शन के बारे में ही सिर्फ जानते हैं, जो कि एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें ये सेम है और ये अपना हाउस घर बेचना चाहते हैं। कितने में? 50 मिलियन में। अब ये जॉन है और इन्हें सैम का घर बहुत पसंद आया, मगर इनके पास अभी पैसे नहीं हैं पे करने को। और ये फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका घर की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मगर वो श्योर नहीं है कि वो बढ़ेगी। और लेकिन मगर इनको ये हाउस किसी भी करके बाय करना है और ये 2 साल के बाद बाय करना चाह रहे हैं। तो अब जॉन जो के हैं वो सैम से बात करेंगे कि भाई मुझे आपका हाउस चाहिए, मगर मुझे ये 2 साल के बाद चाहिए। तो सैम जॉन से कहेगा कि ठीक है, आप मुझे थोड़ा एडवांस पेमेंट कर लें, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। अ, तो मैं ये हाउस मार्केट से हटा दूंगा और किसी और को सेल नहीं करूंगा सिवाय तुम्हारे। और आप जो है यानी जॉन जो हैं वो 2 साल के बाद इनसे आके हाउस खरीद सकते हैं 50 मिलियन में, चाहे वो प्राइस कहीं पर भी फ्लोट हो गई हो, चाहे वो प्राइस बढ़ गई हो या कम हो गई हो। तो वो 50 मिलियन पे ही वो हाउस खरीद सकते हैं, जॉन खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी कि जॉन के पास ये राइट है कि वो 50 मिलियन पे ये हाउस परचेज कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद वो 50 मिलियन में या विद इन 2 ईयर्स में, विद इन 2 ईयर्स के वो जो है 50 मिलियन में ये हाउस परचेज कर सकते हैं। जॉन के पास ये राइट है और सैम ऑब्लिगेटेड है, यानी कि ये सैम की ड्यूटी है कि वो 2 साल के बाद जॉन को ये हाउस भेजेंगे 50,000 में स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, तो वो ये जो प्राइस उन्होंने लॉक्ड की है 50 मिलियन, वो हम उसे फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। तो उसने जॉन ने सैम को 50,000 रुपये दिए एज एडवांस प्रीमियम कि आप जॉन जो है वो ये हाउस मार्केट से हटा दे, किसी और को ना भेजे, और 2 साल के बाद मतलब सैम ये हाउस हटा दे, मार्केट से हटा दे, और 2 साल के बाद सैम ये हाउस जॉन को भेजे अगर जॉन अपना कॉल ऑप्शन एक्सेस कराता है। तो इसे कूपन भी कहते हैं, इसे टोकन भी कहते हैं और कॉल ऑप्शन भी कहते हैं। अब कॉल ऑप्शन में जॉन जो है, जॉन के पास ये राइट है कि वो 50 मिलियन में ये घर खरीद सकता है 2 ईयर्स के बाद, चाहे भले उसकी प्राइस कहीं पे भी फ्लोट कर गई हो, चाहे भले अगर हाउस की प्राइस फॉर एग्जांपल 60 मिलियन तक फ्लोट कर गई है, लेकिन जॉन को सैम ये 50 मिलियन में ही बेचेगा। ठीक है। अब जो यहाँ पर कॉल ऑप्शन ख़रीद रहा होता है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इस हाउस की जो प्राइस है वो बढ़ेगी, यानी कि वो यहाँ पर बुलिश हो रहा होता है। ठीक है, जबकि जो कॉल ऑप्शन राइट कर रहा होता है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये हाउस की वैल्यू जो है घट जाएगी, तो मैं कॉल ऑप्शन राइट कर लेता हूँ ताकि अगर ये घट जाए तो अगर कोई और बंदा परचेज़ करे तो वो मुझसे 50 मिलियन में ही परचेज़ करे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
और जो कॉल ऑप्शन ख़रीद रहा होता है वो हमेशा यही सोच रहा है कि वो बेरिश आई मीन बुलिश जाए हाउस की प्राइस। और दूसरा रीज़न कॉल ऑप्शन सैम का कॉल ऑप्शन राइट करने का ये भी है कि उसको जो एडवांस मिल जाएगा 50,000, तो वो उससे बेनिफिट ले सकता है क्योंकि ये एडवांस वापसी नहीं होता। अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं किया तो आपका कॉल ऑप्शन गया। फॉर एग्जांपल जॉन जो कि 2 साल में ये एक्सरसाइज नहीं कराता तो उसका कॉल ऑप्शन चले जाएगा और ये 50,000 उसको वापसी नहीं मिलेंगे, और जबकि सैम का ये 50,000 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम क्लियर ले लेते हैं कि भाई 50 मिलियन जो है वो स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि ये वो प्राइस है जिस पे डील लॉक्ड हो गई है, फ्यूचर डेट पे डील ये लॉक्ड हो गई है। और कॉल ऑप्शन की क्या वैल्यू है या क्या प्रीमियम है, प्रीमियम बेसिकली बता रहा होता है कि वैल्यू क्या होती है। अभी एक वैल्यू जो है कॉल ऑप्शन की वैल्यू जो है बढ़ सकती है अगर हाउस की वैल्यू बढ़ जाए। तो प्रीमियम हमारे पास 50,000 है क्योंकि 50,000 उसने एज ए एडवांस पेमेंट की है सैम को। ठीक है, नाउ जॉन और whoever may possesses the call option have a right to purchase that house at a strike price despite the actual price of the house in the future date after 2 years. Sam, on the other hand, is obligated to sell its property at strike price to whoever comes to him holding that call option. अब ज़रूरी नहीं है कि जैम ही आए, आई मीन जॉन ही आए कॉल ऑप्शन लेता हुआ कि भाई ये कॉल ऑप्शन है, मुझे हाउस जो है परचेस करना है। हो सकता है कोई और भी आ सकता है, जॉन ने किसी और को ट्रेड कर दिया हो, तो ये कॉल ऑप्शंस ट्रेडेबल भी होते हैं, ट्रेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ सिनेरियो ले चलते हैं और समझते हैं कि इन सिनेरियो में किस तरह कॉल ऑप्शन वर्क करता है। तो पहला सिनेरियो ये है कि एक्चुअल प्राइस वही की वही रही, यानी कि 2 साल के बाद उस हाउस की प्राइस 50 मिलियन ही रही, जो कि सेम है, उसकी स्ट्राइक प्राइस से बिल्कुल सेम है। और जॉन ने ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कराया और उसका टोटल जो एक्चुअल लॉस हुआ वो 50,000 का हुआ क्योंकि उसने एडवांस पेमेंट की थी 50,000 की। ठीक है, लेट्स सपोज जॉन और सेम को भूल जाते हैं और फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक हाउस परचेस करने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है, या आप सोच रहे हैं कि इस हाउस की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, तो आप यहाँ पे बुलिश हो रहे हैं। तो आपने जो हाउस ओनर था उससे आपने डीलिंग कर ली, आपने उसको जो है एडवांस पैसे रखवा लिए और आपने कहा कि भाई आप जो है किसी और को ये हाउस सेल नहीं कर सकते मेरे अलावा। ठीक है, 2 इयर्स के बाद आपको यह हाउस अभी भी चाहिए, भले ही इसकी वैल्यू नहीं बढ़ी लेकिन आपको यह हाउस चाहिए। तो आप अपना कॉल ऑप्शन लेकर गए, आपने ये कॉल ऑप्शन रिडीम करवाया अपना कॉल ऑप्शन, और आपने वो 50 मिलियन का हाउस परचेज़ कर लिया, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस भी 50 मिलियन ही उस वक्त रही। तो आपका कितना लॉस हुआ, 50,000 का आपका लॉस हुआ, क्योंकि वो आपने जो एडवांस पेमेंट की थी वो एज आ आपका लॉस आ गया, आपने कुछ गेन नहीं किया और आपने ऊपर से 50,000 और दिए और उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं बढ़ी हाउस की। तो एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कॉल ऑप्शन के रिडीमेबल डेट पर या मैच्योरिटी पर। अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि एक्चुअल प्राइस जो है उस हाउस की 2 साल के बाद बढ़ के 60 मिलियन हो गई और फिर स्ट्राइक प्राइस वही की वही रहेगी, जाहिर सी बात है, जो इस प्राइस पे आपने लॉक्ड कर दिया अपना कॉल ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जॉन सोचते हैं कि भाई अब मुझे एक्सरसाइज करना है अपना ये कॉल ऑप्शन। तो 60 मिलियन हाउस की एक्चुअल प्राइस है, लेकिन जॉन को जो है वो स्ट्राइक प्राइस पे ही हाउस बेचेगा अगर वो अपना कॉल ऑप्शन रिडीम करवाता है। तो जॉन को ये पड़ा 50 मिलियन का, यानी कि अब 60 मिलियन में से 50 मिलियन माइनस कर दो और फिर माइनस कर दो एडवांस जो जॉन ने पे किया है, तो जॉन का टोटल प्रॉफिट आ रहा है 9,09,50,000 का। ठीक है, यानी 99,50,000 का जॉन को टोटल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब सिनेरियो 2 देखते हैं, सिनेरियो 3 देखते हैं। सिनेरियो 3 में एक्चुअल प्राइस कम हो गई, उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, 50 मिलियन थी, 50 मिलियन से 2 साल में कम होकर ये बन गई 40 मिलियन। अब स्ट्राइक प्राइस 50 मिलियन है, जो प्राइस उन्होंने लॉक्ड किए, दोनों ने डील किए कि भाई इस प्राइस पे सेल होगा ऑन द फ्यूचर डेट। ठीक है, अब इस वक्त में जॉन के पास दो रास्ते होते हैं, या तो फिर वो अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ना करवाए और उसे छोड़ दे और तारीख को इसको कॉल ऑप्शन को एक्सपायर होने दे और अपना सिर्फ 50,000 का लॉस करे, या तो फिर वो
उसे उस हाउस को कैसे भी करके परचेस करना है, उसको बहुत पसंद है वो हाउस, तो वो विदाउट कॉल ऑप्शन चला जाए और उसके एक्चुअल प्राइस में उसको ख़रीद ले। लेकिन अगर वो कॉल ऑप्शन के थ्रू ख़रीदेगा तो उसको -999,50,000 का लॉस होगा। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन के थ्रू ख़रीदना बेवकूफ़ी है। या तो फिर आप इस सिनेरियो में 40 मिलियन में ख़रीदें जो कि उसकी एक्चुअल प्राइस है, या तो फिर आप अपना कॉल ऑप्शन को वेस्ट होने दें, मतलब एक्सपायर होने दें, ठीक है। क्योंकि जॉन यहाँ पर ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो कैसे भी करके उसको हर आदमी ख़रीदना है। नो, ही इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड, ही हैज़ अ राइट टू परचेज बट ही इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ख़रीदना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका एडवांस पूरा चला जाएगा, और प्लस आप 40 मिलियन में, हाँ ये है कि अगर आप इसकी एक्चुअल प्राइस 40 मिलियन में उसको ख़रीदते हैं और अपना कॉल ऑप्शन एक्सेस नहीं कराते, उसको एक्सपायर होने देते हैं, तो आपको जो कि इस सूरत में प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो 2 हो गया जहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन को एक्सपायर होने देना है, ठीक है। मतलब सिनेरियो 3 हो गया जहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन को एक्सपायर होने देना है, आपने कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आपको एनी हाउ लॉस होगा। अब सिनेरियो 4 जहाँ पर एक्चुअल प्राइस 70 मिलियन हो गई, यानी कि डबल हो गई, ठीक है, 20 मिलियन से बढ़ गई। स्ट्राइक प्राइस 50 मिलियन है, ठीक है, लेकिन जॉन के पास पैसे नहीं हैं, उसके पास 50 मिलियन नहीं वहाँ पाए 2 साल के बाद। तो अब वो क्या करेगा, अब उसके पास कॉल ऑप्शन है, उसने कॉल ऑप्शन ले लिया था 50,000 में, अब वो नहीं चाह रहा है कि उसका कॉल ऑप्शन एक्सपायर हो जाए, तो वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढेगा जो इससे कॉल ऑप्शन परचेज कर ले। अब ये कॉल ऑप्शन जाहिर सी बात है 50,000 में तो नहीं बेचेगा, क्योंकि हाउस की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, 70 मिलियन तक हो गई है। तो जैसे ही हाउस की वैल्यू बढ़ गई, 70 मिलियन तक चले गई, तो उसकी कॉल ऑप्शन की वैल्यू ऑल्सो बढ़ गई, वो भी 70,000 तक चले गई, ठीक है। तो अब समझ में आया इसको डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। इसको डेरिवेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ड्राइव होती है अंडरलाइनिंग एसेट से। अब अंडरलाइनिंग एसेट इस सूरत में क्या हुआ, इस सूरत में अंडरलाइनिंग एसेट हमारा हाउस हुआ, जो कि 50 मिलियन से बढ़ के फ्लक्चुएट होके 70 मिलियन तक चला गया। तो जिसकी वजह से, क्योंकि हाउस की वैल्यू बढ़ गई है, तो उसके कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ गई, वो फ्लक्चुएट होकर 50,000 से 70,000 तक पहुंच गई। हाउस में 20 मिलियन का राइज आया और उसके कॉल ऑप्शन में 20,000 का राइज आया। तो इसकी वजह से उसको डेरिवेटिव कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू ड्राइव होती है अंडरलाइनिंग एसेट से। जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हाउस की वैल्यू भी बढ़ती है, और जिस तरह एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसकी अंडरलाइनिंग उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू भी कम हो जाती है, यानी कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब डेरिवेटिव मैं आपको एडिशनल बता दूं मोर ओवर करके कि डेरिवेटिव जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑप्शंस, दूसरे होते हैं फ्यूचर्स, तीसरे होते हैं स्वैप्स, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ कॉल ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं कि कॉल ऑप्शन किस तरह काम करते हैं। तो ये मैंने तो आपको इन जनरल बता दिया कि रियल इस्टेट में कॉल ऑप्शंस किस तरह काम करते हैं। वैसे बाय द वे पाकिस्तान में एक फेमस चीज़ है कि जब भी बंदा कार परचेज़ करता है तो वो टोकन ले लेता है उस कार का, यानी कि 10,000 उसको देता है और बोलता है ये कार आप किसी और को सेल नहीं करना और मैं आपसे ख़रीदूँगा। अगर वो इन फ्यूचर डेट पे नहीं ख़रीद सकता तो 10,000 उसके चले जाते हैं, ठीक है। और बदले में जो कार का ओनर होता है वो उस कार को मार्केट से हटा देता है, यानी कि अब किसी और को सेल नहीं करेगा 2 साल तक, तब तक यानी कि उस पीरियड तक जिस पीरियड तक वो टोकन एक्सपायर नहीं हो जाता। अब यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में ये कॉल ऑप्शन किस तरह काम कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये सितंबर का महीना चल रहा है, लेट्स सपोज कि सितंबर का महीना चल रहा है। अब सितंबर की 1 तारीख को आप यहाँ तक पहुँचते हो और आपको लगता है कि ये यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का शेयर जो है वो रैली अप कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वेदर यू शुड हैव टू इन्वेस्ट इट और नॉट, यू आर नॉट श्योर। आप श्योर नहीं हो, आप सर्टन नहीं हो कि ये यहाँ पर बुलिश ट्रेंड आने वाला है नहीं आने वाला है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो आप श्योर नहीं हो, मगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। तो आपने सोचा कि अगर मुझे लग रहा है कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी
तो मैं क्यों ना इस शेयर को परचेज़ कर लेता हूँ इस वक्त, यानी कि इस वक्त अब ये शेयर UPL का शेयर 140 रुपीज़ का आपको पड़ेगा इस वक्त अगर आप परचेज़ करेंगे। मगर अब यहाँ पे एक रिस्क आ जाता है। क्या हुआ कि अगर बुलिश ट्रेंड नहीं आया और बेरिश ट्रेंड आ गया और आपकी स्टॉक की जो प्राइस है वो 140 से गिर के 130 हो गई, तो इस मौके पर आपको मतलब इस तरह तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये रिस्क नहीं उठाना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि मुझे 20 रुपीज़ का लॉस हो। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अगर 2 रुपीज़ का लॉस होता है, अगर मैं ये ट्रेड लेना चाह रहा हूँ और मुझे 2 रुपीज़ का अगर लॉस होता है तो इट्स फाइन, मैं 2 रुपीज़ का लॉस उठा सकता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप 2 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन परचेज करोगे। ठीक है, किसके अगेंस्ट, जिसका अंडरलाइनिंग एसेट क्या होगा उस कॉल ऑप्शन का, उसका अंडरलाइनिंग एसेट होगा यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का ये शेयर। ठीक है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर यूनाइटेड बैंक के अगेंस्ट, यूनाइटेड बैंक के शेयर के अगेंस्ट आपने कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया 2 रुपये का, और आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई 140 रुपीज़, क्योंकि जिस वक्त आपने कॉल ऑप्शन परचेज़ किया 2 रुपये का उस वक्त शेयर की प्राइस 140 रुपीज़ थी। अब कुछ दिनों में उस शेयर की प्राइस रैली अप होकर, यानी कि यहाँ पर बुलिश ट्रेंड आ गया, बुल मार्केट आ गई और ये बढ़कर इंक्रीज़ हो गई 181 रुपीज़ की। तो आपने कहा वाओ, दिस इज़ द टाइम टू एक्सरसाइज माई टू रिडीम माई कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने अपना यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल सितंबर की एंड में, यानी कि 30 सितंबर को आपने अपना कॉल ऑप्शन रिडीम करवाया। जैसे ही आपने कॉल ऑप्शन रिडीम करवाया तो अब आपको ये स्टॉक जो है वो 181.96 पैसा में आपने ये ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आप कितने में ख़रीदोगे, अब इसकी वैल्यू तो 181 हो गई है, ठीक है, लेकिन आपको ये पड़ेगा 140 रुपीज़ में जब आप अपना कॉल ऑप्शन रिडीम कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने आप को रिस्क से भी बचा लिया, क्योंकि अगर इन केस बुलिश ट्रेंड नहीं आता, फ्लाईओवर नहीं आता इस स्टॉक में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये का लॉस होता है कि आप अपना कॉल ऑप्शन जो है वो रिडीम नहीं करवाते, चाहे भले उसकी 140 से जो कि प्राइस गिर के 20 रुपीज़ तक आ जाती है, आपको सिर्फ 2 रुपये का लॉस होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने अपना यहाँ पर आपका जो है अंदाज़ा सही निकला और ये मार्केट जो है रैली अप कर गई और ये 181 तक पहुँच गई और आपने सिर्फ 2 रुपये में 140 में ख़रीदा और आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, अब हम ये देखते हैं। तो ये देखने के लिए हमने कैलकुलेटर निकाल लिया है। अब अब ये स्टॉक की प्राइस हो गई है 181 रुपीज़। ठीक है, पॉइंट को हटा रहा हूँ मैं, और आपने परचेज़, आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या है, यानी कि 181 रुपीज़ की मार्केट प्राइस है, लेकिन आपको पड़ा कॉल ऑप्शन को रिडीम कराने पर 140 रुपीज़ में स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, और इसमें से आप अपनी प्रीमियम भी निकाल देंगे, जो आपने कॉल ऑप्शन को परचेज़ करने के लिए जो प्रीमियम, जिस पैसे से आपने कॉल ऑप्शन को परचेज़ किया, ठीक है, मतलब जो पैसे देकर आपने कॉल ऑप्शन परचेज़ किया जो कि 2 रुपये है। ठीक है, तो आपको 39 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी कि इतने कम रिस्क पर आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अदरवाइज़ आपको 140 पे, अगर आप 140 का स्टॉक लेते डायरेक्ट, आप उसका कॉल ऑप्शन नहीं लेते, आप डायरेक्ट 140 का स्टॉक ले लेते, तो यहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा जो है बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि रिस्क ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर लॉस होता तो आपका लॉस जो है बढ़ के कितना भी हो सकता था, 20 रुपये लॉस होता, 30 रुपये लॉस होता है, लेकिन कॉल ऑप्शन ने आपके लॉस को जो है मिनिमाइज़ कर दिया 2 रुपये तक। ठीक है, तो ये हो गया कि बुलिश जब मार्केट ऊपर जाए तो कॉल ऑप्शन किस तरह काम करते हैं। ठीक है, अब इसका अपोजिट करके देखते हैं कि अगर ये मार्केट ऊपर नहीं जाती है बल्कि गिर जाती है तो आपको कितने तक का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आपको लॉस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सिर्फ 2 रुपये का होगा, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर 60, जब आप मार्केट की जो प्राइस टेस्ला की स्टॉक की प्राइस 60 रुपीज़ हो गई या $60 हो गई, क्योंकि टेस्ला जो है नैस्डैक में यूनाइटेड स्टेट में लिस्टेड है, तो इसकी प्राइस $60
हो गई, तो यहाँ पर आपने इसका कॉल ऑप्शन परचेज़ कर लिया, ठीक है, $2 में लेट सपोज। तो $2 में आपने 60 क्या कहते हैं उसका कॉल ऑप्शन परचेज़ कर लिया, तो 60 आपकी यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस हो गई। यानी कि अब अपनी इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर ले जाना है, मतलब आप ये सोच रहे हो कि इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगी मार्केट, लेकिन मार्केट जो है स्ट्राइक प्राइस से नीचे चले गई, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस आ गई, स्ट्राइक प्राइस 60 रुपीज़ है और आपने कॉल ऑप्शन परचेज़ किया ₹2 का, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऊपर नहीं गई। इस लाइन से आपने आप सोच रहे थे कि मार्केट इस लाइन से क्रॉस करेगा ये स्टॉक टेस्ला का, लेकिन इसने इस लाइन से क्रॉस नहीं किया, स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं गया, बल्कि नीचे चल के $38.72 का हो गया। तो इस समय में आप क्या करोगे, आप अपना कॉल ऑप्शन एक्सेस नहीं करवाओगे और उसको एक्सपायर होने दोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस सिर्फ ₹2 का होगा। और फॉर एग्जांपल आपने कॉल ऑप्शन परचेस नहीं किया हो, आपने डायरेक्ट 60 रुपीज़ का उस वक्त टेस्ला का ये शेयर परचेस कर लिया। अब ये जब यहाँ पर गिरते गिरते $38.72 का हो गया और आपने तब इसको सेल किया, तो आप देख लें कि कितना ज़्यादा आपको नुकसान हुआ, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन इस तरह काम कर रहे हैं, डेरिवेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू जो है ड्राइव करती है उनके अंडरलाइनिंग एसेट से, और जैसे उस अंडरलाइन एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी उस ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है, उस कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और अल्लाह हाफिज़, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।